जब स्टूडेंट्स क्लास 10th से 11th में आते हैं तो बहुत सारे बच्चों को ये फीलिंग आने लगती है, क्लास 11 सो मच ऑफ सिलेबस इज देयर, सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। तो वहां पे बहुत से बच्चे गिव अप करने लग जाते हैं। ये ब्रिज कोर्स बेटा इसीलिए ही प्लान किया जाता है कि यू प्रोग्राम योर माइंड बिफोर यू स्टार्ट योर सिलेबस, सो दैट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द थिंग्स द वे दे आर। एंड आपको क्लैरिटी के साथ ये बिफोर हैंड पता होना चाहिए कि आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेड है। और जो बच्चे आईआईटी का टारगेट लेके चल रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत सिंपल बन जाएगा अगर आप डे 1 से वेल प्लान चलते हैं। तो ब्रिज कोर्स में हम जो जो चीजें डिस्कस करेंगे, फर्स्ट इज स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम क्लास 10th टू क्लास 11th, देन फिलिंग द नॉलेज गैप्स। बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी है लेकिन जिस तरह से आपने पढ़ी है वो हो सकता है सफिशिएंट ना हो हमारे लिए, सो वी नीड टू फिल दैट गैप। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपने पढ़ी तो है लेकिन थोड़ा सा उसको लेके परसेप्शन गलत हो जाता है, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्लास 10th का स्टूडेंट मोस्टली दे विल से +-3, लेकिन वो सिर्फ 3 है। ऐसा क्यों? वी विल डिस्कस ऑल दैट। देन इंट्रोड्यूसिंग द सिलेबस। क्लास 11th एंड 12th आज ए होल कौन कौन से सेक्शंस नए आ गए आपके लिए और चैप्टर्स कौन कौन से होंगे, विल डिस्कस दैट। देन एग्जाम का पैटर्न हमारा क्या होगा वो भी हमें क्लियर होना चाहिए डे 1 से, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस। सबसे पहले आते हैं, जब आप क्लास 10th में थे तो आपका टारगेट ये था कि बोर्ड एग्जाम एट मैक्स यू माइट हैव गॉन अप टू NTSC, बट मोस्टली स्टूडेंट्स दे कॉन्सेंट्रेटेड ऑन बोथ्स ओनली। और वहां पे परसेंटेज मैटर करता है। ये तो मैटर ही नहीं करता कि हमारे ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं और हमने कभी भी उस पर अटेंशन भी नहीं दिया। अच्छा परसेंटेज है, वी आर सेटिस्फाइड। लेकिन अब हमारा टारगेट है बच्चे जी मेन एंड एडवांस्ड, वहां रिलेटिव स्कोर मैटर करता है। अब हो सकता है किसी बच्चे का 95% तो आ गया लेकिन उसका रैंक 50,000 है, तो उस 95% का हम क्या करेंगे? दैट विल नॉट फेच एस ए कॉलेज। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का सिर्फ 58% है और उसका रैंक 5,000 है, ही और शी इज सक्सेसफुल। तो अब हमारा अटेंशन बिल्कुल भी परसेंटेज पे नहीं जाना चाहिए, वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर रिलेटिव स्कोर। और वो कैसे होगा? देखो अभी तक में जैसे बोर्ड्स में आप जो चीज पढ़ते थे, जो प्रैक्टिस करते थे, मोर और लेस सेम ही आता था, कुछ डिफरेंट तो नहीं आया। लेकिन जी मेन एंड एडवांस में जो चीज आप प्रैक्टिस करोगे वो एज इट इज बहुत रेयर केस में ही आपके सामने आएगा। तो अगर हम टारगेट रखते हैं कि हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए तो हमारा प्रिपरेशन भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अब ऐसे समझो कि ऑल ऑफ ए सडन मैं आपके सामने बिल्कुल कुछ नया सा रख देती हूँ क्वेश्चन, और उस तरह का नहीं आपने कभी देखा या किया है। अब आप इमेजिन करके देखें, ऑलमोस्ट 98% ऑफ द स्टूडेंट्स विल टेंड टू लीव इट, दे वोंट इवन अटेम्प्ट इट। कुछ लोग अटेम्प्ट तो करेंगे लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, और हमारे लिए सब चीजें मैटर करती हैं क्योंकि हमारा टेस्ट विद इन ए स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम होगा। तो उसके लिए अब हमारी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए? जैसे ही हमें कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है उसके रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चंस है उस कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट करते हुए अप्लाई करने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। यू नीड टू टेक एक्सपोजर ऑफ ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टू मेक योरसेल्फ रेडी फॉर द फाइनल एग्जाम। उसके लिए जो भी आपको वर्कशीट दी जाती है या जो भी आपके पास प्रैक्टिस शीट, असाइनमेंट वर्कशीट के फॉर्म में आपके टीचर आपको देते हैं, मेक श्योर यू कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ इट। 90% भी करके छोड़ना नहीं है, 100% आपको कंप्लीट करना है, बिकॉज यू नेवर नो जो 10% आपने छोड़ दिया है हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम में उसी 10% से ही क्वेश्चन आ जाए। तो ईच एंड एवरीथिंग कंफर्टेबली करना है, रिलैक्स होकर करना है, प्रेशर में आके नहीं करना है, उससे वो बात नहीं बनेगी और आप सब्जेक्ट्स को एंजॉय भी नहीं करेंगे। ऐसे समझो ना, अगर आप किसी लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं लेकिन आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो जर्नी आपके लिए किस तरह की होगी? वेरी बैड एक्सपीरियंस इट विल बी। लेकिन अगर आप एंजॉय करते हुए जा रहे हो, कितनी भी लॉन्ग जर्नी है वो एक यादगार मोमेंट बन जाएगा, है ना। एग्जैक्टली उसी तरह से जो प्रिपरेशन का हमारा 2 years का जर्नी है, मजे से करना है, एंजॉय करते हुए करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते। हाँ, जो पढ़ाया गया आपको समझना है, जो याद रखने वाली चीजें है वो आप ही को याद रखना है, और जो प्रैक्टिस करना है वो आप ही को करना है। मैं यहाँ खड़े होके चाहे 1000 क्वेश्चन ऑन द बोर्ड सॉल्व कर दूं, वहां से सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिक्स ऑफ सॉल्विंग में क्लैरिटी आएगी, लेकिन जब तक आप खुद उस क्वेश्चन को नहीं करेंगे वो बात नहीं बनेगी।
ठीक है। तो प्रैक्टिस इज ए मस्ट। तो आप अपने लिए एक शेड्यूल बना लें टाइम वाइज, इस टाइम से इस टाइम तक मुझे मैथ्स पढ़ना है, इस टाइम से इस टाइम तक फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री। डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली एंड स्टिक टू इट। उसमें कोई भी लीनियंसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर हम लीनियंट हो गए उसके बाद वो हमारी आदत बन जाएगी, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप इन चीजों का डे 1 से ध्यान रखते हैं तो मैं ये कंफर्म आपको कह सकती हूँ कि क्लास 11th के सिलेबस से कोप करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नाउ लेट्स गेट इनटू फिलिंग द नॉलेज गैप्स, और वो काफी सारा कुछ है इसमें, क्योंकि हमारा 10th का सिलेबस ज्यादा कुछ टेक केयर नहीं करता। डिफरेंट बोर्ड्स को भी अगर आप कंपेयर करें, किसी में कुछ इंक्लूडेड है, किसी में कुछ एक्सक्लूडेड है, सब कुछ किसी ने भी कवर नहीं किया हुआ, तो गैप तो आ ही जाता है। और 11th क्लास में अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो जी मेन एंड एडवांस में तो है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो आपके सिलेबस में नहीं होता। तो वो सब चीजें आप कब पढ़ोगे, उनके बारे में तो हमें पता होना चाहिए ना। सो उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वी आर गोइंग टू डिस्कस देम नाउ एंड मोर इन डिटेल, मतलब इन डेप्थ जो प्रैक्टिस एंड ग्रिलिंग हमें चाहिए ना, वो वी आर गोइंग टू डू देम विद द रिस्पेक्टिव चैप्टर। मतलब जहां कहीं भी वो लिंक हो सकते हैं, उसका बेस्ट लिंक पॉसिबल है जिस भी चैप्टर के साथ, वहां पे वी आर गोइंग टू डिस्कस देम इन मोर डिटेल। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, पहले उस लिस्ट को देख लेते हैं। लुक एट, इसमें बेटा मैंने उन टॉपिक्स को लिए हैं जिनको या तो आपने पहले पढ़ा हुआ है लेकिन गैप है, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता, या तो कुछ आपने पढ़ा है लेकिन वो सही तरह से नहीं पढ़ा है, उसको चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। वो टॉपिक्स है, दैट इज फर्स्ट कैटेगरी। देन सेकेंड कैटेगरी इज जो आप 10th में पढ़े नहीं हो सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग, एंड 11th में भी वो किसी चैप्टर में नहीं आता, लेकिन क्वेश्चंस हमें उसके मिलेंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड लोकस और सेंटर्स ऑफ ए ट्राइंगल रिलेटेड। हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो अगर आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया हो, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कहीं आया नहीं है, राइट। एंड थर्ड कैटेगरी जो 11th क्लास के सिलेबस में कहीं ना कहीं तो आएंगे, लेकिन हो सकता है हमें उसकी जरूरत क्वेश्चन सॉल्विंग में पहले पड़ जाए, तो हमें उनके बेसिक्स अगर पहले से पता हो तो हम बहुत कंफर्टेबली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट स्टार्ट करते हैं बच्चे। अब इस लिस्ट में बच्चे बहुत सारे टॉपिक्स है, तो आप खुद ही एक बार देख लें। वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी टॉपिक वन बाय वन, ठीक है। सो बिगिन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलसीएम। एलसीएम के बारे में आप सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन जिस तरह से हमें इसकी जरूरत है, हो सकता है आपने उस तरह से इसे पढ़ा ना हो, तो एक बार कवर करते हैं। लुक एट, इफ आई आस्क एलसीएम ऑफ 2000 एंड 1024 क्या होगा। दो नेचुरल नंबर्स मैंने दिए हैं, इसका एलसीएम आप सब निकाल सकते हैं, और निकालने के भी बहुत सारे तरीके हैं, बट द बेस्ट वे आउट इज प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस, ठीक है ना। तो 2000 का बच्चे प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 into 1000, 1000 मतलब 10 क्यूब, 10 एक 2 एंड एक 5 को लेके बनता है, सो 10 क्यूब इज 2 क्यूब into 5 क्यूब, एंड देयर इज अनदर एक्स्ट्रा 2 हियर, सो दिस इज 2 power 4 into 5 क्यूब। एंड बच्चा 1024, 2 के पावर्स बेटा 2 power 10 तक आप बिल्कुल याद रख लें, आज इट इज याद रख लें, उसकी जरूरत हमें पड़ती है। सो 1024 बच्चे 2 power 10 का वैल्यू होता है। आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, बट आई विल सजेस्ट आप इस लिस्ट को बिल्कुल याद रख लें। एक 2 के पावर का, से 2 power 1 2, 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब। एक बार आप खुद के लिए लिस्ट बनाओगे ना बेटा, वैसे ही याद हो जाएगा। 2 power 5 32, 2 power 6 64, 2 power 7 128, 2 power 8 256, 2 power 9 512 एंड 2 power 10 1024। ये लिस्ट तो बिल्कुल आज इट इज याद रख लो। एंड 3 के पावर 5 तक आप याद रख लो। 3 power 1, 3 power 2, 3 क्यूब बच्चा, 3 power 4 is 81 एंड 3 power 5 is 243। ये याद रख लो। एंड इसके साथ साथ बच्चे 20 के स्क्वायर तक आज इट इज बिल्कुल टिप्स पे रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 power 10। अब बता दे एलसीएम क्या आएगा, किस तरह से करते हैं बच्चे। इंडिविजुअल प्राइम नंबर्स हम देखते हैं, ऑल टुगेदर 2 and 5 को लेके ये दोनों नंबर्स बने हैं। तो 2 का इन दोनों के पास जो एक्सपोनेंट है, उनमें से हाईएस्ट एक्सपोनेंट आपको लिखना है। यहाँ 4 है, यहाँ 10 है, एंड 5 यहाँ पे 3 एक्सपोनेंट के साथ है, यहाँ पे 0 एक्सपोनेंट के साथ। हाईएस्ट कौन सा हुआ, 3, सो इट इज मल्टीप्लाइड विथ 5 क्यूब। ये आ गया इसका एलसीएम। तो दो नेचुरल नंबर का एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती किसी को। अब हम लेते हैं दो रैंडम रैशनल नंबर्स, नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर्स। इसका एलसीएम क्या आएगा। यहाँ पे मोस्टली हम गलत हो जाते हैं, तो मैं आपको एक बार ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ,
उसके बाद आई टेल यू हाउ डू यू राइट डाउन द आंसर फॉर इट डायरेक्टली। और अगर हम उस बात को समझ लेंगे ना, अगर अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी रहेगी तो चीजें इजीली आपको याद रहेंगी, ठीक है ना। और जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो आप लोगों ने जरूरी से सॉल्व भी किया होगा अपने लिए, तो अपने आंसर को भी आप चेक कर ले वो सही है या गलत है। गलत है तो किस वजह से गलत हुआ, ठीक है ना। तो बच्चे एलसीएम इज व्हाट, लिस्ट, कॉमन, और लोवेस्ट भी आप कह सकते हैं कॉमन मल्टीपल, है ना। तो लिस्ट की बात तो भूल जाते हैं अभी के लिए, हम एक काम करते हैं, पहले कॉमन मल्टीपल को सर्च करते हैं। उसके लिए हमें हाफ के मल्टीपल्स का लिस्ट प्रिपेयर करना होगा। यस, मल्टीपल का मतलब क्या है, नेचुरल मल्टीपल। हाफ इंटू 1, हाफ इंटू 2, हाफ इंटू 3, उस नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे ना, यू विल जनरेट ऑल इज मल्टीपल्स। तो हाफ के मल्टीपल्स क्या आ गए, हाफ इंटू 1, हाफ इंटू 2, हाफ इंटू 3, हाफ इंटू 4, हाफ इंटू 5, लाइक दिस, है ना। और इसके मल्टीपल्स 2/3 इंटू 1, 2/3 इंटू 2, 2/3 इंटू 3 एंड देन 4 लाइक दिस, ठीक है ना। अब आप देखें क्या इन दोनों मल्टीपल्स के लिस्ट में कोई कॉमन वैल्यू है, और अगर कॉमन वैल्यू ही नहीं है तो लिस्ट की कोई बात ही नहीं आती वहां पे। वहां स्ट्रेट वे हम कहेंगे एलसीएम इज नॉट डिफाइंड, राइट। लेकिन दो रैशनल नंबर के केस में एलसीएम हमेशा ही डिफाइंड होता है, मतलब कॉमन मल्टीपल्स हमेशा होते हैं। सिर्फ आपको चेक करना है कौन से है वो। बच्चा ये सिंप्लीफाई होके 1 बन रहा है, ये सिंप्लीफाई होके 2 बन रहा है, आगे की हमने लिखा ही नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो हम लिखेंगे। ये सिंप्लीफाई होके 2 बन रहा है, तो ये वैल्यू कॉमन है ना दोनों के लिस्ट में। इससे छोटा और कोई वैल्यू कॉमन तो नहीं है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 3 है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और इनके डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये तो मैच नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। तो लोवेस्ट मल्टीपल दैट वी जनरेट इज 2। आगे और भी कॉमन मल्टीपल्स आएंगे, लेकिन हमें चाहिए था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब हर बार इस तरह से लिस्ट प्रिपेयर करके आंसर करना, ये तो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगा, है ना। तो आपने याद रखना है एलसीएम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर्स अपॉन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर्स, राइट। तो यहां हमें एलसीएम लेना है 1 and 2 का। एलसीएम ऑफ 1 and 2 इज सिर्फ 1 and 2 की बात नहीं है, अगर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का आप एलसीएम लेते हैं ना, बस उन दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 10 and 11 का एलसीएम क्या आएगा, 110 आएगा। दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का एलसीएम प्रोडक्ट ही होता है, तो ये हो जाएगा आज 2। एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबको पता है ना, सो दैट इज इन दिस केस इज 1। बच्चा आंसर इज 2, क्लियर। तो अगर पूछा जाए एलसीएम ऑफ 1/5 एंड 7/10, बच्चा इन द सेम वे बताएं, एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर्स 7, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर्स, ये आ गया बच्चा एलसीएम, सिंपल। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि दो रैशनल नंबर का एलसीएम हमेशा ही डिफाइंड होगा अगर वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में है, यू कैन प्रोसीड डायरेक्टली, और अगर वो नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर से देन यू आंसर लाइक दिस, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं बच्चे एलसीएम ऑफ इर्रेशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर। जैसे 1 and √2 का एलसीएम आपसे पूछ लिया जाए तो क्या आंसर आएगा बेटा हमारा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1 के मल्टीपल्स की लिस्ट में 1 into 1, 1 into 2, 1 into 3, बच्चे सारे रैशनल नंबर्स ही तो होंगे। एंड √2 के मल्टीपल्स के लिस्ट में √2 into 1, √2 into 2, √2 into 3, लाइक दिस। इस लिस्ट के हर एक नंबर के पास √2 का प्रेजेंस होगा, और जबकि ये √2 से फ्री है। क्या इन दोनों मल्टीपल्स के लिस्ट में कोई भी वैल्यू कभी कॉमन आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल का कोई चांस ही नहीं बनता। यहाँ वी विल से एलसीएम इज नॉट डिफाइंड, ठीक। तो एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर के केस में एलसीएम डिफाइंड नहीं होता कभी भी। डन। नाउ द थर्ड केस, दो इर्रेशनल नंबर से बच्चे, इर्रेशनल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, दे मे बी इर्रेशनल्स ऑफ डिफरेंट काइंड और दे मे बी इर्रेशनल्स ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब क्या है, जैसे √8 है, 8 इज व्हाट, 2 क्यूब है ना, 2 into 2 into 2, तो 2 3 टाइम्स है ना उसका प्रेजेंस स्क्वायर रूट के अंदर। तो अगर आप 2 स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर लाते हैं तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दे विल कैंसिल ईच अदर एंड यू विल बी लेफ्ट विद 2√2। तो हम इन्हें कहते हैं लाइक इर्रेशनल्स। जो फैक्टर दोनों को इर्रेशनल बनाता है वो सेम है, ठीक है ना। तो इस कैटेगरी के लिए एलसीएम डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि इसके मल्टीपल्स के लिस्ट में √2 का प्रेजेंस होगा एंड इसके मल्टीपल्स में √3 का प्रेजेंस होगा, और दोनों में ऐसा कोई भी कॉमन वैल्यू आ ही नहीं सकता। तो एलसीएम इज नेवर डिफाइंड एंड लाइक टाइप ऑफ इर्रेशनल्स के लिए एलसीएम हमेशा एग्जिस्ट करेगा, और वो होगा
जैसे √2 का प्रेजेंस है ना दोनों के पास, तो √2 का प्रेजेंस एलसीएम में भी होगा। अगर हम √2 को यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो यहाँ रह जाता है 1 और यहाँ है 2, 1 एंड 2 का एलसीएम 2 है। सो आंसर इज 2√2। फाइन। तो जो भी चीजें हमने अभी की एलसीएम रिलेटेड, एक बार क्विकली से ब्रीफ कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ टू रैशनल नंबर्स, क्यू वी राइट फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो दो रैशनल नंबर का एलसीएम इज ऑलवेज डिफाइंड, कैलकुलेट करने का तरीका आपको ऑलरेडी आता है। एंड एक रैशनल एंड एक इर्रेशनल के लिए क्यू डैश और क्यू सुपरस्क्रिप्ट में सी स्टैंड्स फॉर इर्रेशनल नंबर्स, ये कभी भी डिफाइंड नहीं होगा। एंड देन दो इर्रेशनल्स का एलसीएम डिफाइंड भी हो सकता है, नॉट डिफाइंड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन अगर वो दोनों इर्रेशनल सेम काइंड के हैं देन एलसीएम इज डिफाइंड, एंड इफ दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड देन इन दैट केस एलसीएम इज नॉट डिफाइंड। फाइन। एलसीएम का यूज हमारे सिलेबस में कई जगह पे आएगा क्वेश्चंस के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्वायर रूट। जब आपसे पूछा जाए स्क्वायर रूट ऑफ 9, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर किसी ने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई की हो कहीं से तो हो सकता है उसे पता हो, अदरवाइज बच्चे कॉमन सा आंसर आता है +-3। माइंड इट, ये है गलत। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज ओनली 3। और हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो हमें टेस्ट करेंगे ओनली ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखना है। रीजन बिंग, जो स्क्वायर रूट का डेफिनेशन है ना बच्चे, वो कुछ इस तरह से है। देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, जो स्क्वायर रूट का ओरिजिनल डेफिनेशन है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, ओके। इट इज मॉड ऑफ x। मॉड अभी आपने पढ़ा नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, ब्रीफ कर रही हूँ। मॉड्यूलस ऑफ x मतलब x अगर नेगेटिव है तो आप उसको पॉजिटिव बना दो। मॉड्यूलस का एक ही काम है, वो नेगेटिव साइन को फिल्टर आउट कर देता है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपसे पूछा स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो आप उसे कहेंगे +-3 का स्क्वायर है यहाँ पे, क्योंकि +3 को भी स्क्वायर करते तो 9 आता है, -3 का स्क्वायर भी 9 ही आता है। सो दिस इज इक्वल टू प्लस और -3 का मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस का काम क्या है बेटा, अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बना देता है, मतलब नेगेटिव साइन को रिमूव कर देता है। यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू है, जैसे कि +3 है, उसके पास नेगेटिव साइन नहीं है तो एज इट इज हमें 3 दे देगा। अगर -3 की हम बात करें, -3 का मॉड्यूलस, उसके पास नेगेटिव साइन है तो उस नेगेटिव साइन को रिमूव कर देगा एंड विल बी लेफ्ट विथ ओनली 3। तो स्क्वायर रूट का आउटकम 2 नहीं आता, एक सिंगल वैल्यू ही आता है। एंड स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव आउटकम हमें नहीं दे सकता बेस्ड ऑन इस डेफिनेशन, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम लिखते तो हैं x इज इक्वल टू +-1, ये कैसे? वो चीज भी आप समझ लो बच्चे। x स्क्वायर 1 है तो x इक्वल टू +-1 आपने कहा। रीजन बीइंग, आप कहीं स्क्वायर रूट नहीं ले रहे हैं, आप इसे इधर शिफ्ट करते हैं और आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, राइट। सो x की वैल्यूज आ गई आज +1 एंड -1। तो इसी को हम जनरलाइज करके कहते हैं, अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर है तो आप बिगर फैक्टराइज किए डायरेक्टली कह सकते हैं x इज इक्वल टू +-k। अब देखें, अगर मैं कहूं x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, अब आपका आंसर क्या आएगा? x इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3। अगर स्क्वायर रूट से ही प्लस माइनस दोनों चीजें क्रिएट हो गई होती तो हमें अलग से प्लस माइनस साइन मेंशन करने की जरूरत क्यों पड़ती? जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैलकुलेट होगा ऑटोमेटिकली +-3 जनरेट हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, बट वो नहीं होता, इसीलिए हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। उसी तरह से आपने क्वाड्रेटिक के रूट्स के बारे में पढ़ा था, ax² + bx + c = 0। बच्चे जब आप इसके रूट्स फाइंड करते हैं, यू राइट -b + स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। स्क्वायर रूट है, ये जो भी वैल्यू आएगा, अगर ये प्लस माइनस दोनों चीजें हमें देता तो हम ये प्लस माइनस अलग से मेंशन क्यों करते? वी शुड हैव रिटन जस्ट एज प्लस, बट दैट्स नॉट द केस। तो स्क्वायर रूट का आउटकम हमेशा ही नॉन नेगेटिव आएगा, वो कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे सकता। इस चीज को यहाँ पे बिल्कुल रीप्रोग्राम कर ले ताकि गलत ना हो, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन स्क्वायर रूट पे मिलने वाले हैं। फाइन। और मॉड्यूलस रिलेटेड हम डिस्कशन डिटेल में करेंगे तो और क्लैरिटी आपको आ जाएगी इस पे। अभी के लिए बस ये फिक्स कर लें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम एंड ट्विन प्राइम नंबर्स। तो बच्चे प्राइम नंबर्स क्या है? नंबर्स which have exactly 2 factors and what are those? 1 and the number itself, ठीक है। तो हमारे नंबर सिस्टम का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 and 2 is the only even prime number। अगर हम 2 को अलग रख देना, बाकी सभी प्राइम नंबर्स ऑड ही होते हैं। तो पूरे नंबर सिस्टम में हमारे पास एक ही इवन प्राइम होता है, एंड दैट इज 2 एंड दैट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम, ठीक है। एंड कंपोजिट नंबर क्या है?
बहुत से बच्चे कहते हैं जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। बिल्कुल गलत। कंपोजिट नंबर वो है जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। दैट मीन्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वो तो हर नंबर के फैक्टर्स होते हैं, उसके अलावा भी कोई एडिशनल फैक्टर उसके पास होना चाहिए। तो बच्चा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। अब लेट्स टेक 1। 1 क्या है? 1 के कितने फैक्टर्स है? ओनली 1। 1 एंड द नंबर इटसेल्फ दोनों 1 को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके पास एक ही फैक्टर है, तो वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। तो 1 इज सच ए नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्लियर? देन को-प्राइम। को-प्राइम मतलब कंपेरिजन की बात हो रही है 2 नंबर की, तो 2 नंबर को हम को-प्राइम और रिलेटिवली प्राइम भी हम कहते हैं। कब होते हैं? For 2 numbers to be relatively prime, their highest common factor must be 1. 1 के अलावा दोनों के पास कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक, यहाँ पे एक बात क्लियर कर लें, 2 नंबर को प्राइम बनने के लिए जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर्स हो। 2 कंपोजिट नंबर्स भी रिलेटिवली प्राइम बन सकते हैं। तो रिलेटिवली प्राइम बनने के लिए बस एक ही रिक्वायरमेंट है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मस्ट बी 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक 32 एंड 27। दोनों ही कंपोजिट नंबर है बट दे आर रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बेटा हमेशा को प्राइम होते हैं। ठीक है ना। देन नेक्स्ट ट्विन प्राइम नंबर्स। ऐसे 2 प्राइम नंबर्स की बात हो रही है। ओके, 2 प्राइम नंबर्स जिनमें डिफरेंस 2 का हो। फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 5, 11 एंड 13 लाइक दिस। ये दोनों इंडिविजुअली प्राइम्स होने चाहिए एंड दोनों में डिफरेंस 2 का होना चाहिए। ठीक है, बस इनके मीनिंग हमें क्लियरली पता होना चाहिए। क्वेश्चंस में ये कहीं पे भी यूज में आ जाता है, किसी भी चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट इर्राशनल नंबर्स। नंबर सिस्टम्स तो आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो उन सब चीजों पे हम नहीं जा रहे हैं। लेट्स जस्ट वर्क ऑन इर्राशनल नंबर्स। तो इर्राशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। तो रैशनल क्या है? नंबर विच कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q shouldn't be 0. राइट, जो कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा जा पाए दैट इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर, अदरवाइज इट इज एन इर्राशनल नंबर। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। अब हम आते हैं डेसिमल फॉर्म में। हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कोई नंबर रैशनल है या इर्राशनल है? तो बच्चे डेसिमल्स की अगर हम बात करें तो कितने तरह के होते हैं? एक जो टर्मिनेटिंग होता है, मतलब कहीं ना कहीं डेसिमल प्लेस के बाद कुछ डिजिट लेने के बाद ये टर्मिनेट हो जाए। एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो टर्मिनेट ही नहीं होता है, वो चलता ही चला जाता है, चलता ही चला जाता है। राइट बेटा, और ये भी 2 तरह के होते हैं। एक जिसमें एक सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हुए होते हैं, इसे हम कहते हैं रिपीटिंग स्ट्रिंग और रिकरिंग स्ट्रिंग, है ना। तो इस तरह के जो डेसिमल्स होते हैं उसे आप ऐसे भी लिखते हो ना, 3 1 रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग स्ट्रिंग के ऊपर आप बार लगा देते हैं, है ना। एंड सेकेंड इज नॉन रिकरिंग, उसमें कोई भी रिपीटिंग स्ट्रिंग नहीं है, रैंडमली डिजिट्स आते जाते हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो जो टर्मिनेटिंग टाइप होता है ना बेटा, दे आर ऑलवेज रैशनल नंबर्स। एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग जो रिपीट होता है, दे आर रैशनल। एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दे आर इर्राशनल नंबर्स। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अब आ जाते हैं 2 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नंबर जो हमारे बहुत फ्रिक्वेंट यूज में आने वाले हैं। दे आर पाई एंड ई। पाई के बारे में आप सबने पढ़ा हुआ है, रैशनल है या इर्राशनल है? पाई इज एन इर्राशनल नंबर, माइंडेड। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आप पाई को 22/7 लिखते हो ना, तो 22/7 तो इस कंडीशन को फुलफिल करता है, तो आप पाई को इर्राशनल क्यों कह रहे हैं? तो ये चीज यहाँ पे क्लियर कर लें, जो 22/7 है वो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जब कभी भी हमें अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ती है तब हम पाई की जगह पे उसका रैशनल इक्विवेलेंट मैं कह रही हूँ, इक्वल नहीं है। वी कैन कंसीडर दैट टू बी 22/7 एंड प्रोसीड विथ आवर कैलकुलेशन। तो कई बार आपने देखा होगा कि जब कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो और आंसर पाई में आता है तो क्वेश्चन आपको मेंशन करके देता है कंसीडर पाई टू बी 3.14 और कंसीडर पाई टू बी 22/7। अगर वो उसका एग्जैक्ट वैल्यू ही होता तो व्हाई शुड द क्वेश्चन से कंसीडर दिस टू बी दिस? ठीक है ना। तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उसका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है फॉर इजियर कैलकुलेशन। फाइन। सो पाई बाय नेचर इज एन इर्राशनल नंबर। डन। ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। उसी तरह से ई इज अप्रोक्सीमेटली
2.718। इस चीज को आप याद रख लें क्योंकि इसकी वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी, और ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू एग्जैक्ट नहीं क्योंकि ये भी एक इर्राशनल नंबर ही है। इर्राशनल नंबर मतलब डेसिमल से आगे ये टर्मिनेट नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग टाइप का होता है। फाइन बच्चे, नेक्स्ट प्लेइंग विथ नंबर्स। इसकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, particularly in chapters as permutation, combination and probability. First thing in this, which is sum of first n natural numbers. तो ये तो एक AP है एंड AP का समेशन सबको पता है, तो आप इसे उस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सम ऑफ एन AP इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इंटू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। आप ये लिख सकते हैं या तो n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d के हेल्प से भी आप इसे लिख सकते हैं, लेकिन sum of first and natural numbers, I would say remember this as it is, last number into the next number upon 2, बिल्कुल as it is आपको लर्न होना चाहिए। जैसे कि लेट्स टेक, आपको पूछा गया 1 + 2 + 3 so on till 50 क्या आएगा, तो आपने कहना है 50 into the next number, 50 के बाद नेचुरल नंबर कौन सा है 51 upon 2। ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चा, 2550 upon 2 that is 1275, ठीक है। देन उसी तरह से sum of squares of the first and natural numbers, 1 square plus 2 square plus 3 square so on up to n square is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। कैसे आया उन डिस्कशन पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, ये आपको आज इट इज याद रखना है। एक चैप्टर आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज, वहां पे हम मेथड ऑफ कैंसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके हेल्प से ये डिराइव हो जाएगा 2 से 3 स्टेप्स में, ठीक है। अभी बस आपको इसे आज इट इज याद रखना है। तो अगर पूछा जाए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सो ऑन टिल 10 स्क्वायर क्या आएगा, आपने कहना है लास्ट नंबर इंटू द नेक्स्ट नंबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 मतलब ट्वाइस दिस नंबर प्लस 1 अपॉन 6। फाइन बेटा, नेक्स्ट इन दिस सम ऑफ क्यूब्स of the first n natural numbers, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube so on up to n cube, n into n plus 1 by 2 का स्क्वायर। बच्चे बहुत इजीली याद रखा जा सकता है, इसी का स्क्वायर है ये, तो आप इसे ये भी कह सकते हैं 1 + 2 + 3 so on up to n का स्क्वायर है ये। और इनको इन्वॉल्व करते हुए हम बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल के सेक में दूं, जो कि पास्ट ईयर के जी मेन एंड एडवांस के क्वेश्चन है, आप देखें 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 99 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर इज व्हाट। तो हमने सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को याद रखा है, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर वो होना चाहिए 1 स्क्वायर से स्टार्ट होके n स्क्वायर तक, लेकिन यहाँ पे तो अल्टरनेट साइन से, तो हैंडल किस तरह से करेंगे उसका एक वे आउट ये है कि हमें ये प्लस में चाहिए ना, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन अप टू 100 स्क्वायर एंड माइनस हमने 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर ये जो इवन स्क्वायर्स है ना उन्हें ऐड किया है, ऐड किया तो सबट्रैक्ट तो करना बनता है ना ताकि वो सेम रहे, और -2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एक सेट ऑलरेडी यहाँ पे सबट्रैक्शन में पहले से ही है, सो इज इट ट्वाइस ऑफ द इवन नंबर्स का स्क्वायर। चेक कर लें अपने लिए, एक ही बार में बिल्कुल परफेक्शन के साथ करें। अगर आप इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हो आप देख सकते हैं 1 स्क्वायर होगा, 2 स्क्वायर यहाँ है और -2 टाइम्स 2 स्क्वायर यहाँ पे, तो ओवरऑल -2 स्क्वायर रह जाएगा, है ना। तो आप इस तरह से इसे डायरेक्टली प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका सम ऑलरेडी आपको पता है n into n plus 1 into 2n plus 1 अपॉन 6। एंड बच्चे इवन नंबर वेरी इंटरेस्टिंग, हर इवन नंबर के पास 2 एज ए फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं जैसे 2 है तो 2 इज नथिंग बट 2 into 1, 4 इज नथिंग बट 2 into 2 एंड 6 इज 2 into 3। तो हर इवन नंबर के पास एक 2 होता है, तो अगर आप उस 2 को कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं तो क्या बन जाएगा, आप देखें इस पार्ट को, ये बच्चे 2 पहले से ही है, 2 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 into 1 का स्क्वायर, 2 into 2 का स्क्वायर, 2 into 3 का स्क्वायर एंड लास्ट 2 into 50 का स्क्वायर। हर इवन नंबर के पास 2 का प्रेजेंस है और इसका स्क्वायर है, मतलब 2 स्क्वायर हर एक के पास है ना। तो अगर हम उस 2 स्क्वायर का कॉमन ले लेते हैं बच्चे, तो 2 पहले से ही है, 2 स्क्वायर आ गया तो 2 क्यूब और यहाँ रह जाएगा 1 स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा कि इस 2 को तो हमने बाहर ले लिया ना, कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 50 स्क्वायर। अब बच्चे इसका सम तो आप लिख सकते हैं ना n into n plus 1 into 2n plus 1 अपॉन 6 और ये 2 क्यूब दैट इज 8।
इजीली अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड आवर आंसर विल बी दिस माइनस दिस। ये एक जनरल अप्रोच है जब भी इस तरह से ऑल्टरनेट साइंस के साथ आए, लेकिन स्क्वायर के केस में आपको इस अप्रोच का यूज लेने की जरूरत नहीं है। बेटर चॉइस यहाँ पे ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वी नो इट इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना। और हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में जो डिफरेंस आता है, एक्स माइनस वाई करेंगे तो -1 है, दिस माइनस दिस करेंगे तो 1 है ना। हम इसे एज इट इज फैक्टराइज कर रहे हैं। सो इज इट 1 माइनस 2 जो कि -1 है एंड 1 प्लस 2। बच्चे इसे आज इट इज रहने देना, इसे आज एक ट्रिक ही दिमाग में रखें, ठीक है। जो डिफरेंस है ना उसका वैल्यू लिखते हैं क्योंकि वो सबके लिए सेम होगा, और इसे आज इट इज रखना है, मर्ज नहीं करना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 4, दैट्स इट। एक स्टेप में आंसर, और एक बार जब आप इसे कर लेते हैं तो आप ओरली भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। एक्स माइनस वाई -1 एंड दिस इज 99 प्लस 100। अब देखो बच्चे -1 हम ले लेते हैं कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विथ 1 प्लस 2। यहाँ पे है बच्चा 3 प्लस 4 एंड सो ऑन अप टू 99 प्लस 100। नाउ द आंसर इज माइनस ऑफ 100 इंटू 101 अपॉन 2। कितना सिंपल रह गया, ठीक है। एक जेई एडवांस का क्वेश्चन इसी तरह से था। इट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, एंड इस तरह से ये पैटर्न कंटिन्यूड है एंड एंड में है 100 स्क्वायर। वंस अगेन स्क्वायर से डीलिंग है। जनरलाइज्ड अप्रोच पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। पहले समेशन में लिखो, फिर सबट्रैक्ट करो एडिशनल चीजों को, बिल्कुल नहीं। फैक्टराइजेशन की हेल्प से आगे बढ़ें। उसके लिए 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, फिर से 2 पॉजिटिव फिर 2 नेगेटिव, ये पैटर्न कंटिन्यूड है ना। तो एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव का हम पेयर करेंगे और उसी को करेंगे जिनका डिफरेंस सेम आए, ठीक है ना। बस इतना सा ही ट्रिक। तो 1 स्क्वायर के साथ हम 3 स्क्वायर को पेयर करेंगे एंड 2 स्क्वायर के साथ 4 स्क्वायर को, ताकि इन दोनों में जो डिफरेंस है ना -2 मेंटेन रहे, ताकि वो कॉमन आके हम बहुत इजीली उस सिचुएशन को हैंडल कर पाए, ठीक है। तो कंप्लीट करते हैं। 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3। 1 प्लस 3 को आज इट इज ही रहने देना है, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बेटा, एक्स माइनस वाई 2 माइनस 4 माइनस 2 एंड देन 2 प्लस 4 लाइक दिस। अब ये पैटर्न आपको क्लियर हो रहा होगा एंड एट द एंड क्या आएगा, एग्जैक्टली यही पैटर्न रहेगा, क्योंकि आपने 4 को यूज किया तो यहाँ पे +4 आया है। 100 तक में जब आप जाओगे तो ज्यादा कुछ एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, बस पैटर्न को देखें। दैट विल बी 98 प्लस 100, राइट। अगर आप टर्म्स को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम 2 डिफरेंस के साथ पेयर कर रहे हैं ना, लाइक दिस। ये इसके साथ पेयर होगा तो -2 आ जाएगा कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विथ 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 एंड सो ऑन। तो आप देखें 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आते चले गए। कहां तक बेटा, 100 तक, विच इज -2 इंटू लास्ट नंबर इंटू इट्स नेक्स्ट नंबर अपॉन 2। परफेक्ट। ये ट्रिक्स डिफिकल्ट टू यूज नहीं है, इट्स जस्ट दैट कोई भी चीज हम पहली बार करते हैं ना तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो अंदर से रहता है, और यहाँ पे तो सब कुछ ही नया है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक पॉजिटिव सेंस के साथ अपने एक्सेप्ट करते जाते हैं, आगे के लिए आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लेइंग विथ नंबर्स में बेटा सेकंड थिंग, डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया। कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है, जब उसके यूनिट प्लेस में एक इवन डिजिट हो, है ना। तो 2 से डिविजिबिलिटी में तो हमें कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। ये जो यूनिट प्लेस है ये ऑड है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक। अगर कभी हमें कोई नंबर को मेंशन करना हो जो 2 से डिविजिबल है, वी विल राइट इट एज 2i और 2k लाइक दिस। हम कहेंगे 2k टाइप ऑफ नंबर। तो अंडरस्टूड है k इज एन इंटीजर एंड ट्वाइस ऑफ एन इंटीजर विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर, मतलब डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है। और जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे ऑड डिजिट आता है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर को इन जनरल जब हम लिखते हैं ना तो 2i प्लस 1 या -1 आप कुछ भी लिख सकते हैं। k के फॉर्म में लिखें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ऑड नंबर को हम कहते हैं 2k प्लस 1 कैटेगरी ऑफ नंबर और 2k माइनस 1 कैटेगरी ऑफ नंबर, ठीक है। क्योंकि 2k इवन है, इवन में +1 करे या -1 करे ऑड नंबर ही हमें मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट इज डिविजिबल बाय 3। व्हेन सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स is divisible by 3 then the number will be divisible by 3, right। कोई नंबर जो 3 से डिविजिबल है उसे हम लिखते हैं 3k कैटेगरी ऑफ नंबर, और अगर नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है इसका मतलब कोई ना कोई रिमाइंडर वो हमें दे रहा है, और हमें पता है रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से स्मॉलर होता है। तो अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो और वो 3 से डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर या तो 1 देगा या 2 देगा। तो जब रिमाइंडर 1 आता है हम कहते हैं 3k प्लस 1 टाइप ऑफ नंबर, रिमाइंडर 2 के लिए 3k प्लस 2 टाइप ऑफ नंबर।
अब अगर मैं रैंडमली कोई नंबर लिखती हूँ और आपको चेक करना है वो नंबर इसमें से किस टाइप का है, तो आप ऐड कर दो इन डिजिट्स को, क्या आ गया 5 + 1 6 9 11, 3 से डिविजिबल तो नहीं है। अब हमें चेक करना है इन दोनों में से कौन सा टाइप का है, तो डिवीजन पे नहीं जाए, आपने जो सम निकाला है ना बस उसी को आप 3 से डिवाइड कर दें, रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो हम कहेंगे ये नंबर 3k + 2 टाइप का है। ठीक, डिविजिबल बाय 4 के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है बेटा, कोई भी नंबर जो आपको दिया गया है आपको सिर्फ ये देखना है उसके लास्ट 2 डिजिट्स को लेके जो नंबर फ्रेम होता है क्या वो 4 से डिविजिबल है, इस केस में बिल्कुल है, सो इससे यस द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। जो नंबर 4 से डिविजिबल होता है उसे हम 4k टाइप कहते हैं, और 4 से डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो या तो रिमाइंडर वो 1 देगा, या तो रिमाइंडर 2 देगा, या तो रिमाइंडर 3 देगा, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना, क्योंकि रिमाइंडर हैज टू बी स्मॉलर देन द डिवाइजर, मतलब 4 से छोटा ही होगा। ठीक है, नाउ डिविजिबिलिटी बाय 5 कैसे चेक होता है, जो भी नंबर आपको गिवन है बस आपने उसका यूनिट प्लेस देखना है, अगर यूनिट प्लेस में 0 या 5 है तो 5 से डिविजिबल है, राइट। देन डिविजिबल बाय 6, कोई नंबर 6 से डिविजिबल होने के लिए उसको 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और नंबर 2 से डिविजिबल होने के लिए उसके यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट आना चाहिए, एंड 3 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ ऑल द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो बस इन दोनों क्राइटेरिया के हेल्प से आप बता सकते हैं, लेट्स टेक 2 3 5 6, क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है, तो ये तो एक इवन डिजिट है, मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है, एंड 3 से डिविजिबल होने के लिए सम हैज टू बी डिविजिबल बाय 3, ये 3 से डिविजिबल है तो पूरा सम आज इट इज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो 3 से डिविजिबल है उसे तो आप ऐसे ही हटा सकते हैं, ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, इनका जो सम है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, दैट मींस ओवरऑल सम भी 3 से डिविजिबल नहीं है, दैट मींस ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं हो सकता। फाइन, डिविजिबिलिटी बाय 7 का कोई डायरेक्ट क्राइटेरिया नहीं है तो उस पे हमें क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, नाउ डिविजिबिलिटी बाय 8, इस पे भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चला जाता है, लास्ट 3 डिजिट्स को लेके जो नंबर बनता है दैट हैज टू बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 9, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, एंड डिविजिबिलिटी बाय 10, यूनिट प्लेस मस्ट बी 0, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 आ जाता है वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। एंड लास्ट डिविजिबिलिटी बाय 11, बेटा कैसे चेक करते हैं, कोई भी नंबर आपको दिया गया, लेट्स टेक मैंने रैंडमली लिखा हियर, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है, चेक आप कैसे करेंगे, ये ऑड प्लेसेस है बेटा, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, जितने भी ऑड प्लेसेस है उसका सम ले लें, सम ऑफ ऑल द ऑड प्लेसेस कितना है, यहाँ पे 3 है, एंड सम ऑफ ऑल द इवन प्लेसेस, सेकेंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, लाइक दैट सम इज ऑल्सो 3। अगर सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है या तो वो 0 हो या तो वो मल्टीपल ऑफ 11 हो, मतलब 0 + -11 + -22 लाइक दैट, देन इन दैट केस द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो इस केस में ये नंबर 11 से डिविजिबल है। फिर से कह रही हूं, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो 0 आ जाए या +-11 +-22, मतलब 11 के मल्टीपल में आए, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। क्लियर। अब एक और बात देखें, अगर आप कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लेते हैं या इंटीजर्स ही ले लें, इफ यू टेक 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, 10 11 12 13 14, उन 5 नंबर्स में एग्जैक्टली एक होगा जो 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि हमने 5 का ग्रुप लिया है तो 5 से डिविजिबिलिटी को हम वहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल होगा, एक ऐसा होगा जो 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 देगा, एक होगा जो 2 देगा रिमाइंडर, एक होगा जो 3 देगा, और एक होगा जो 4 देगा। मतलब हर कैटेगरी का 5 से डिविजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं ना, तो नंबर या तो 5k होता है, 5k + 1 होता है, 5k + 2 होता है, तो हर कैटेगरी का एक एक नंबर हमें मिलेगा उस 5 के ग्रुप में, अगर आपने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिया है। अगर आप 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हैं तो 4k + 1 4k + 2 एंड 4k + 3, हर तरह का हमें एक एक नंबर कंफर्म्ड है मिलेगा, क्योंकि वो रोटेशन में ही तो आते हैं ना। जैसे एक नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, जैसे 8, उसके बाद 9 आया तो 4k + 1 ही तो आया, देन 4k + 2 4k + 3 4k + 4, फिर 4k + 1, तो हर 4 के ग्रुप में आपको हर तरह का एक एक नंबर मिलेगा। फाइन, नेक्स्ट बेटा, बच्चा कई बार हम कुछ सॉल्व कर रहे होते हैं एंड जो नंबर क्रिएट होता है हमें ये चेक करना होता है कैन दैट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 1 2 5 4 7 9 2, इतना बड़ा सा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, क्या हम स्क्वायर रूट लेके करने वाले हैं, और डू वी हैव एनी डायरेक्ट वे आउट। और ये कुछ नया सा नहीं है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट आई गेस इन क्लास 6 7 लाइक दैट। क्या है वो, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 2 3 7 या 8 आ ही नहीं सकता। तो अगर ये डिजिट्स का प्रेजेंस यूनिट प्लेस पे है
तो आपने स्ट्रेट अवे कहना है इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इनके अलावा अगर कोई और डिजिट है तो आपको स्क्वायर रूट लेके चेक करना है। अनदर थिंग, बच्चे कई बार जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो जाता है और जो हमारे ऑप्शंस होते हैं या जो आंसर होता है उसमें ये स्क्वायर रूट नहीं होता। मतलब वी आर रिक्वायर्ड टू सिंप्लीफाई इट फर्दर। हाउ डू वी सिंप्लीफाई इट? एक ही काम करना होगा, वी नीड टू रिड्यूस इट इनटू ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हम सोचें तो ध्यान रखना जहां पे स्क्वायर रूट का प्रेजेंस है वो 2ab को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर माइनस साइन है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को ये रिप्रेजेंट करेगा। राइट, अब बात ये आती है कि a एंड b को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ओरली विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस में इन्हें यूज में लेना है तो डायरेक्टली ओरली करना आना चाहिए। तो क्विक आप इस तरह से हीट एंड ट्रायल प्रोसेस पे चले जाएंगे और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप देखें ये 2ab है तो डेफिनेटली जो ab है हमारे पास वो √6 है। करेक्ट, तो a एंड b की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है? अगर मैं a को 1 कंसिडर करूं तो b √6 होगा। यस, अगर मैं इसको √2 कंसिडर करूं तो ये √3 होगा। राइट, और ये स्वैप हो सकते हैं। राइट, √3 देन दिस इज √2, और अगर ये √6 है तो ये 1 है। तो अगर हमें a एंड b को आइडेंटिफाई करना है तो बस ये चेक कर लो इनमें से कौन सा सैटिस्फाइंग है। आपको उन रिवर्स केसेस को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अब बताएं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस केस में क्या आ रहा है 7। क्या हमारा रिक्वायरमेंट भी 7 का ही है? यस, सो नाउ वी कैन क्विकली से दिस इज √6 प्लस 1 का होल स्क्वायर, या 1 प्लस √6 का होल स्क्वायर किया तो बात एक ही है, और इसका स्क्वायर रूट हमें लेना है। एंड स्क्वायर रूट जैसे कि हमने डिस्कस किया प्लस माइनस करके नहीं लिखेंगे, ये एक पॉजिटिव नंबर है तो आप इसे एज इट इज ही लिखेंगे। इज दैट फाइन? अब लेट्स टेक 5 माइनस 2 √6 की बात की जाए। उसी ढंग से सोचें बेटा, ये 2ab है तो ab हमारे लिए √6 है। अगर हम a को √6 कंसिडर करें तो b का वैल्यू हमें 1 लेना होगा, एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 बन जाएगा उस केस में, लेकिन हमें तो 5 चाहिए। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज a को अगर हम √3 कंसिडर करें तो b √2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 बन रहा है, मतलब परफेक्ट चॉइस है ये। अब यहाँ पे कोई गलती ना करें, केयरफुली करना है। ये हुआ √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, कई बार क्या होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को कैंसिल करते हुए स्टूडेंट बिल्कुल इस तरह से लिख देते हैं इसे। यहाँ तो कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर ही है, लेकिन अगर कुछ ने इसे इस तरह से किया होता √2 एंड √3, then in that case √2 minus √3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इफ यू राइट इट टू बी √2 minus √3 तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा स्क्वायर रूट का आउटकम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि स्क्वायर रूट का डेफिनेशन कहता है आपको मॉड्यूलस लेना है। मॉड्यूलस मतलब अगर वो नेगेटिव है तो आप उसे पॉजिटिव बनाते हुए उसका आंसर देंगे। तो कोई भी नंबर जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हमें एक और नेगेटिव साइन उसके साथ अटैच कर देना होता है। जैसे कि -5 है, उसे हमें पॉजिटिव बनाना है, मतलब माइनस साइन को रिमूव करना है, तो एक और नेगेटिव साइन हम उसके साथ अटैच कर देते हैं। सो दैट विल बिकम √3 माइनस √2। तो जब कभी भी आप स्क्वायर रूट से डील कर रहे हैं हर बार जरूर चेक कर ले जो हमने आंसर दिया है वो नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि नेगेटिव आउटकम स्क्वायर रूट कभी भी हमें नहीं दे सकता। क्लियर? नंबर रिलेटेड एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं जो कि 0 से 1 के बीच में है, अपने लिए कोई भी नंबर कंसिडर कर लो, लेट्स टेक 1/2। अगर आप उसके पावर को इंक्रीज करते हैं 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, आप चेक करो बच्चे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। ये 0.5 है, ये 0.25 है, ये 0.125 है, रिड्यूसिंग है ना। इसका मतलब जैसे जैसे हम एक्सपोनेंट को इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यूज आर डिक्रीजिंग। सो माइंडेड फॉर ऑल एक्स बिटवीन द 0 and 1 as we increase the exponents values they decrease, important it is। लेकिन अगर आप कोई नंबर ऐसे लेते हैं जो 1 से बड़ा है, जैसे कि 2, उसके एक्सपोनेंट को इंक्रीज करते हैं वैल्यूज भी इंक्रीज होते हैं, 2 power 1, 2 square, 2 cube, right? So we can generalize and write it as x is smaller than x square, that is smaller than x cube and so on. Fine. लेकिन अगर x 0 या 1 आप लेते हैं, in that case x, x square, x cube ये सब इक्वल आते जाते हैं। फाइन। अब नंबर्स की बात कर ही रहे हैं तो एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, जेईई मेन एडवांस में आते रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन। लेट्स टेक आई हैव समथिंग पावर समथिंग एंड इट सेज वी वांट इट टू बी 1। ये कब पॉसिबल है? वन केस विल बी m का वैल्यू 1 हो जाए, n कुछ भी हो चलेगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी n का वैल्यू 0 हो जाए, बस इतना सा ध्यान रखना है कि m 0 ना हो, क्योंकि अगर ये दोनों ही 0 बन जाते हैं
तो एक लड़ाई हो जाएगी दोनों में, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जब एक्सपोनेंट में 0 आता है तो ये 1 देगा, और ये भी पढ़ा है जब बेस में 0 आएगा एक्सपोनेंट कुछ भी हो, सो दैट विल गिव अस 0. सो देयर इज कंफ्यूजन, हु इज रूलिंग, राइट. तो जब कभी भी इस तरह का सिचुएशन बनता है जहां हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकली अनडिफाइंड. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नॉट डिफाइंड. तो ध्यान रखना है, अगर हम 1 एज आउटकम चाहते हैं तो जब कभी भी एक्सपोनेंट 0 दे रहा है तो मेक श्योर द बेस शुड बी नॉन जीरो. एंड थर्ड केस, हो सकता है m का वैल्यू -1 है, बस उस केस में हमें यह कंफर्म करना होगा कि n कोई इवन नंबर ही होना चाहिए. दिस इज द टोटल थिंग, राइट. एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखो, लेट्स टेक, आपको कहा गया सॉल्व फॉर x सैटिस्फाइंग दिस. सो वही सेम केसेस, 1 है ना आउटकम. सो फर्स्ट केस, अगर बेस 1 है मतलब x² 5 है, x के वैल्यूज होंगे ±√5. 2 सोल्यूशन मिल गए. आगे बढ़ते हैं. हो सकता है पावर 0 है, लेकिन ये भी हमें साथ में कंफर्म करना होगा कि जब कभी भी ये सैटिस्फाइंग है तो इन x के लिए बेस नॉन जीरो होना चाहिए. उस पर हम आएंगे, पहले इसे सॉल्व करते हैं. x² is 3, x is ±√3. तो जब x ±√3 है तो बेस तो नॉन जीरो है, तो ये भी हमारे लिए 2 वैलिड सोल्यूशन है. थर्ड केस, हो सकता है x² - 5 = -1, दैट मीन्स x² का वैल्यू है 3, और यहां से हमें वही x का सोल्यूशन एक्सेप्ट करना होगा जिसके लिए जो एक्सपोनेंट है दैट बिकम्स एन इवन नंबर, राइट. अदरवाइज तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे. तो x का वैल्यू ±√3 है, अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये वैल्यू आ रहा है 0, जो कि इवन नंबर है. तो ये भी हमारे लिए वैलिड सोल्यूशन है. वैसे ये वाले सोल्यूशंस ऑलरेडी यहाँ पे काउंट हो चुके हैं. तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने हैं तो विल से 4 सोल्यूशंस आर देयर. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक बेटा, बच्चा फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम एंड सिंथेटिक डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले आ जाते हैं फैक्टर थ्योरम पे. वी स्टडीड p of x be a polynomial satisfying p of a equal to 0. It will immediately imply that x minus a is a factor of p of x. पर्टिकुलरली हायर डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं हीट एंड ट्रायल से ना, तो हम इसका यूज लेंगे वहां पे. उसी तरह से रिमाइंडर थ्योरम क्या है बेटा, p of x be a polynomial when it is divided by x minus a, then the remainder is p of a. x minus a से आप डिवाइड कर रहे हैं तो चेक कर लें, x minus a equal to 0 means x is a. So इस पॉलिनोमियल में आप x के पे a पुट कर दें, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा. तो ये सब चीजें तो आपको क्लियर होगा, वे जस्ट रिफ्रेशिंग देम. ठीक है, इनके ऊपर बेस्ट एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस, क्योंकि वो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, मैट्रिसेस में यूज में लेने वाले हैं. आपको तभी स्ट्राइक करेगा जब आपको क्लैरिटी हो कि हाँ इस तरह का भी डीलिंग होता है. ठीक है, सो वन क्वेश्चन, लुक एट p of x be a polynomial when it is divided by x minus 2, it gives a remainder -1. एंड जब इसी पॉलिनोमियल को हम x plus 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमें रिमाइंडर दे रहा है आज 2. देन व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x² - 4. और ध्यान देना, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, वो तभी सॉल्व हो सकते हैं जब जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको रिमाइंडर गिवन है ना, उन्हीं का प्रोडक्ट फॉर्म यहाँ पे गिवन है, तो आपको रिमाइंडर पूछा जा सकता है. अदरवाइज पॉसिबल नहीं है रिमाइंडर फाइंड करना. ठीक है, वे ऑफ आंसरिंग, लुक एट डिवीजन एल्गोरिथम से बिगिन करेंगे. उसके अलावा पॉलिनोमियल डिवीजन में हमें और कुछ तो पता नहीं है. एंड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, किसी भी पॉलिनोमियल को जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हम x - 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कोई क्वोशिएंट पॉलिनोमियल क्रिएट होगा, हमें नहीं पता है वो क्या आएगा और हमें उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है. सो लेट्स जस्ट नेम इट एज q1 एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिमाइंडर है -1. उसी तरह से डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द सेकंड, x plus 2 से हमने डिवाइड किया, कुछ तो क्वेश्चन क्रिएट होगा, रिमाइंडर है 2. अब क्वेश्चन ने कहा अगर हम उसे x² - 4 से डिवाइड करते हैं, कोई क्वेश्चन क्रिएट होगा, लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है. अब ध्यान देना, हमें ये पता है जो रिमाइंडर का डिग्री होता है ना, वो डिवाइजर की डिग्री से स्मॉलर होता है, राइट. तो जब कभी भी हम रिमाइंडर को सॉल्व कर रहे होते हैं, जो डिवाइजर का डिग्री है ना, उसे एक स्मॉलर डिग्री हम कंसिडर करते हुए आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ लीनियर था, 1 डिग्री का था ना, तो कांस्टेंट टर्म है ना रिमाइंडर 0 डिग्री का, तो ये 0 डिग्री का. ये बच्चे क्वाड्रेटिक है, 2nd डिग्री का है, तो इसके रिमाइंडर को हम क्या एज्यूम करके चलेंगे, लीनियर. सो इट इज बस 1 डिग्री लेसर आपको लेना है. सो ax plus b, अगर ये क्यूबिक होता
तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेते हुए हम सॉल्व किए होते हैं। हो सकता है ए का वैल्यू 0 आ जाए अपॉन सॉल्विंग, बट हम उसे एज्यूम करते हुए नहीं चल सकते, राइट। सो जनरलाइज्ड फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द रिमाइंडर। अब हमें इसे आंसर करना है, उसके लिए 2 अननोन है ए एंड बी, और 2 अननोन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशन क्रिएट करना होगा इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। क्रिएट कैसे होगा उस बात को आप ध्यान देना। ये हमारे पास नोन इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे तो सब कुछ अननोन ही है, तो हम बिगिन करेंगे नोन इन्फॉर्मेशन से। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस। बच्चे एक पॉलिनोमियल है और ये इसे हमेशा सेटिस्फाई करता है हर एक्स के लिए, तो ये होल्ड करेगा फॉर एनी पर्टिकुलर एक्स दैट वी सब्स्टिट्यूट। अगर ये हर एक्स के लिए होल्ड कर रहा है तो कोई पर्टिकुलर एक्स भी अगर आप रखोगे, जैसे कि एक्स की पे 4, एक्स की पे 2, सेटिस्फाइंग तो होगा ना। जैसे आई राइट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म ही तो है ना, ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है, दे विल होल्ड ट्रू फॉर एनी पर्टिकुलर एक्स ऑल्सो। अगर मैं एक्स की पे 3 पुट करती हूँ दोनों तरफ, दे विल बी इक्वल, ठीक है ना। अब क्योंकि Q1 में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और हमें उसे फाइंड भी नहीं करना है, उसको हमें कंटिन्यू भी नहीं रखना है, इसका मतलब वी आर गोइंग टू चूज सच ए वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच दिस वैनिशेस, दिस विल बिकम 0। दैट मींस x इज इक्वल टू 2 दैट वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट ऑन बोथ साइड। तो यहां से हमें मिल जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू, बच्चा x माइनस 2, ये हो जाएगा 0, तो ये पूरा खत्म हो गया, इज इक्वल टू -1। ये हमें एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने अवेलेबल करवाया है। सेकेंड इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये खत्म हो जाए ऐसा x हमें पुट करना है, मतलब x की पे -2। सो p ऑफ -2 इज इक्वल टू, बच्चा ये हो गया 0, वी आर लेफ्ट विथ 2। ये 2 इंफॉर्मेशन के बेस पे अब हमें a एंड b को सॉल्व करना है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, हमारे पास p ऑफ 2 का वैल्यू है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं x इक्वल टू 2 ऑन बोथ साइड। p ऑफ 2 इज -1, दिस इज 0 एंड दिस इज 2a प्लस b। 2 अननोन में पहला इक्वेशन आ गया। अब सेकेंड इन्फॉर्मेशन है p ऑफ -2 के बारे में। x की पे -2 पुट करेंगे, p ऑफ -2 इज 2, सो 2 इज इक्वल टू -2a प्लस b। बच्चे 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वी गेट -3 इक्वल टू 4a। वैल्यू ऑफ a इज -3/4। दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में -3/4 पुट कर दो। लेट्स पुट इट हियर, वी गेट दिस टू बी 3/2, सो b वैल्यू इज 1/2। तो बच्चा रिमाइंडर क्या आ गया, इट इज -3/4 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/2। फाइन। नेक्स्ट इज बेटा सिंथेटिक डिवीजन। ये हमारा काफी टाइम सेव कर सकता है, पर्टिकुलरली जब हम क्यूबिक या कोई भी हायर डिग्री पॉलिनोमियल के जीरोस को हीट एंड ट्रायल से सॉल्व करते हैं ना, तो वहां पे डिवीजन का रोल आता है। आप सबने क्यूबिक रिलेटेड क्लास 9th 10th में तो किया ही है ना। तो वहां पे डिवीजन पार्ट में हम टाइम कैसे सेव करेंगे, क्योंकि नॉर्मली यू यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड टू डिवाइड, राइट। अब हमारे लिए एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि हमारा स्ट्रगल अगेंस्ट टाइम ही होता है। जहां कहीं भी हम टाइम सेव कर सकते हैं, वी मस्ट ट्राई टू सेव, ठीक है ना। तो उसके लिए यू शुड लर्न टू यूज सिंथेटिक डिवीजन। एक स्टेप में आपका वो डिवीजन पार्ट पूरा हो जाएगा। किस तरह से, यहाँ देखो क्वेश्चन के फॉर्म में ले रहे हैं, ओके। x³ -2x² प्लस 3x प्लस 6। लेट्स टेक वी वांट टू डिवाइड इट बाय x प्लस 1, ठीक। अब आपको करना क्या है बच्चा, ये 0 कब बनेगा, x इक्वल टू -1 पे, तो बस आपने यहाँ -1 लिखना है और इसके सारे कोएफिशिएंट्स लिखना है, दैट्स इट। कोई x लिखने की जरूरत नहीं है। x³ का कोएफिशिएंट है बेटा 1, x² का कोएफिशिएंट -2। एज्यूम करो ये टर्म नहीं है, मतलब x² वाला टर्म है ही नहीं, तो उस केस में आप 0 लिखेंगे। आपको लिखना सारे कोएफिशिएंट्स है रिड्यूसिंग ऑर्डर में, अगर कोई मिसिंग है तो उसकी जगह पे आप 0 लिखेंगे, ठीक है। x² आ गया, अब x वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, राइट। नाउ लुक एट व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू। इस 1 को आप एज इट इज नीचे ले आए, कोई चेंज नहीं। अब -1 इंटू 1, -1, बच्चे इन दोनों को ऐड करना है। -1 इंटू -3, व्हाट इज इट, 3, इन दोनों को ऐड करना है। -1 इंटू 6, -6, दोनों को आपने ऐड करना है। दैट्स इट, कंप्लीट हो चुका। एंड में जो आया है वो रिमाइंडर होता है और ये हमें देता है कोशिएंट पॉलिनोमियल। क्यूबिक को आपने लीनियर से डिवाइड किया तो कोशिएंट तो क्वाड्रेटिक ही आएगा, ये उसके कोएफिशिएंट्स है। सो x² -3x प्लस 6 इज द कोशिएंट पॉलिनोमियल एंड रिमाइंडर इज 0। एक बार आदत हो जाएगी बच्चा, बहुत टाइम आप यहाँ सेव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हियर बेटा, लिस्ट ऑफ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज तो हर सेक्शन में आपने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा है, आगे भी पढ़ते रहोगे। मेनली वी आर फोकसिंग ऑन अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, क्योंकि उनका यूज आते ही रहेगा कॉन्टिन्यूअसली, ठीक। सो फर्स्ट एलिमेंटरी कैटेगरी, a प्लस बी होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाता है माइनस a प्लस बी होल क्यूब, a³ प्लस 3a² b
प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। और अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है, ध्यान देना, तो b की जगह पे माइनस b आया है, तो इस पूरे में जहां जहां आपको b दिख रहा है ना, उसको आप माइनस b से रिप्लेस कर दे, दैट्स इट। तो यहाँ कहीं b तो है नहीं, यहाँ b है, उसकी जगह पे माइनस b आ गया, और यहाँ माइनस बी का स्क्वायर दैट विल रिमेन एज इट इज, है ना। माइनस बी का स्क्वायर एंड बी स्क्वायर तो सेम ही होता है। माइनस बी का क्यूब दैट विल बिकम माइनस ऑफ बी क्यूब। ऑल्टरनेट साइंस आ जाते हैं, दैट्स इट। अब बच्चे, अगर आपको a प्लस बी होल पावर 4 की बात पूछी जाए, अगर किसी ने याद रखा है तो डायरेक्टली बता देगा। नॉर्मली क्लास 10th के लेवल पे तो हम इसे याद नहीं रखते हैं। उस केस में आप a प्लस बी होल क्यूब को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आंसर करोगे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसके पैटर्न को समझ लेते हैं तो हम आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना। किस तरह से, ये देखना आप, जैसे a प्लस बी होल क्यूब का एक्सपांशन हमने लिखा, तो हुआ क्या, बाइनोमियल है ना, दो टर्म्स है, बाइनोमियल, इसीलिए हम इसे बाइनोमियल कहते हैं। तो ये जो 3 एक्सपोनेंट है, ये फर्स्ट टर्म ऑफ द बाइनोमियल के पास था पूरी तरह से। उसके बाद इस a ने एक एक पावर b को डोनेट करना स्टार्ट किया, मतलब a के पास एक्सपोनेंट 3 है, b के पास 0 है, तो a ने एक एक्सपोनेंट b को दे दिया, तो b पावर 1 बन गया, और a ने दे दिया तो a के पास स्क्वायर रह गया, राइट। अभी कोएफिशिएंट पे ना आए, ठीक है, सिर्फ a एंड b के प्रेजेंस को देखें। उसके बाद a ने अगले टर्म में फिर से एक और पावर डोनेट कर दिया, तो b के पास पावर 2 हो गया और a के पास 1। नेक्स्ट स्टेप में इसने पूरी तरह से डोनेट कर दिया, तो b क्यूब। तो इसके एक्सपांशन में जो फर्स्ट टर्म होता है वो a क्यूब है, लास्ट टर्म है b क्यूब है, ठीक है ना। तो अगर हमने इस पैटर्न को समझा कि आप मुझे बता सकते हो इसमें जो टर्म्स होंगे वो किस टाइप के होंगे। अभी हमने कोएफिशिएंट को डिस्कस नहीं किया है। क्या आ जाएगा, पहले a पावर 4 वाला टर्म आएगा, फिर a एक एक्सपोनेंट खो देगा और वो b के पास आ जाएगा, फिर a का एक्सपोनेंट एक और कम हो जाएगा और b का एक और इंक्रीज हो जाएगा। तो a का ग्रेजुअली कम करते जाओ एक एक, और b का इंक्रीज करते जाओ। बाय दैट जो कंबाइंड एक्सपोनेंट ऑफ a एंड b है ना, हर जगह पे वो 4 ही मेंटेन रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कोएफिशिएंट्स पे। ध्यान देना, जो फर्स्ट टर्म है एंड लास्ट टर्म है उनके कोएफिशिएंट्स 1 ही रहते हैं, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा। एंड जो मिडिल वाले टर्म्स है ना, उनके कोएफिशिएंट्स, ध्यान देना, हमने पावर 3 का लिखा, पावर 2 के कोएफिशिएंट ये है, अलग से लिख ही लेते हैं, ओके। बचा a प्लस बी होल स्क्वायर में जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या है, 1, 2 एंड 1। हमें क्यूब के कोएफिशिएंट्स चाहिए, तो एंड तो 1 एंड 1 से ही होंगे, और जो मिडिल वाले कोएफिशिएंट्स होंगे ना, इन दोनों का सम, दैट्स इट। ये है इसके 4 कोएफिशिएंट्स, आप देख सकते हैं। पावर 4 के एक्सपांशन में कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, उसके लिए एंड 1 एंड 1 से होगा, एक्सपांड होता है ना बच्चे, एक टर्म एक्स्ट्रा हो जाता है, इसलिए ये इस तरह से लिखा जाता है। इन दोनों का सम 4, इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम 4। बस आपने ये कोएफिशिएंट्स यहाँ पे मेंशन कर देना है, और ये हो गया हमारा एक्सपांशन पूरा। क्लियर है। अगर इस पैटर्न को मैं रिवर्स आगे पूरा कर दूं, तो आप देखो, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का था, ये a प्लस बी का है कोएफिशिएंट्स, मतलब a प्लस बी विथ पावर 1, ठीक है, ये उसके कोएफिशिएंट्स है। और ये a प्लस बी पावर 0, क्योंकि a प्लस बी का पावर 0 वो 1 ही देता है, मतलब एज इट इज लिखा हुआ है। तो जो ट्रायंगुलर पैटर्न है ना कोएफिशिएंट्स को डिस्कस करने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन हमें पास्कल ने दिया था, और ये ट्रायंगुलर फॉर्म में प्रेजेंटेड है, इसलिए हम इसे पास्कल्स ट्रायंगल कहते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल। इसका यूज आगे हम लेंगे बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है। बस इतना सा बात अब आप ध्यान में रख लो कि a प्लस बी होल पावर n, n बी एनी नेचुरल नंबर, आप उसके एक्सपांशन को एक स्टेप में पूरा कर सकते हो, ठीक है। वो सब डिटेल में हम पढ़ेंगे विथ बाइनोमियल एक्सपांशन। जितने चीजों की अभी हमें जरूरत है, आप एक्सप्लेन यू दैट, फाइन। सो दिस इज टाइप 1। बच्चा टाइप 2, जैसे कि आपने a प्लस बी होल स्क्वायर याद रखा है, a माइनस बी होल स्क्वायर भी याद रखा है, और अगर आप इन दोनों एक्सपांशंस को ऐड कर देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, बच्चा व्हाट डू वी गेट, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद रख लें, एक्सपांड करके हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली लिखना है। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इन सब की जरूरत हमें पड़ेगी सिंप्लीफिकेशन में, दिस इज 4ab, ठीक। अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सब सिंप्लीफिकेशन में काम में आएंगे बेटा, डायरेक्टली लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बस यही आइडेंटिटीज को हम रीअरेंज करके प्रेजेंट कर रहे हैं। एक बार देख लो इन्हें, ताकि स्ट्राइक करे एट द राइट टाइम। और अगर हमें a माइनस बी होल स्क्वायर लिखना पड़े यूजिंग a प्लस बी, तो आप इसे इस तरह से लिखेंगे, इज दैट फाइन। उसी तरह से क्यूब के केस में भी आप देख लें, जो a प्लस बी होल क्यूब है ना, आप उसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, इस तरह से भी याद रख सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्सपांशन के लिए।
और अगर a माइनस बी होल क्यूब है तो b की जगह पे माइनस बी आ रहा है, तो ये हो जाता है a माइनस बी, लाइक दिस। फाइन बेटा। तो कई बार हमें ना a क्यूब प्लस बी क्यूब की जरूरत पड़ती है, तो क्या हम उसे लिख सकते हैं आज a क्यूब प्लस बी क्यूब इज a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक, इस तरह से बस आपको क्विक मॉडिफिकेशन आना चाहिए। उसी तरह से a क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, दिस, इसे बस इधर शिफ्ट कर दें। डन। नाउ टाइप 3 which are to deal with factorization. Let's take a square minus b square है, we know it is a minus b into a plus b। बचा a क्यूब माइनस b क्यूब है, a minus b into a square plus ab plus b square। अब ध्यान देना, a पावर 4 माइनस b पावर 4 क्या आएगा, आप तोड़ तोड़ के इसे फैक्टराइज करेंगे, है ना। बट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू हियर इज, अगर आपके पास a पावर n माइनस b पावर n फॉर्मेट है एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फैक्टराइज इट, माइंड इट, इसमें a माइनस b एज ए फैक्टर हमेशा होता है, उसे आप अलग कर दें। उसके बाद ध्यान देना, ये क्यूबिक है, ये फर्स्ट डिग्री है, तो 1 डिग्री कम हो गया, 2 रह गया डिग्री। a के पास ये सेकंड डिग्री, मतलब a स्क्वायर आ गया। a अपना एक्सपोनेंट एक एक b को देता जाएगा, मतलब a का एक्सपोनेंट ग्रेजुअली 1 by 1 रिड्यूस होगा और b का एक्सपोनेंट 0 से स्टार्ट होते हुए 1 2 ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा। दैट इज द पैटर्न इट विल फॉलो। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4th डिग्री है, एक कम हो गया, क्यूबिक, a क्यूब, देन a स्क्वायर b, a b स्क्वायर b क्यूब, खत्म हो गई बात। तो इन जनरल x पावर n माइनस y पावर n को जब हम फैक्टराइज करते हैं, रिमेंबर डायरेक्टली लिखना है x पावर n माइनस 2 इंटू वाई एंड सो ऑन, y पावर n माइनस 1। फाइन। अनदर थिंग, क्या आपने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फैक्टराइज किया? इन जनरल तो नहीं, है ना, लेकिन आपने a क्यूब प्लस b क्यूब को किया है, एंड इसमें a प्लस b एज ए फैक्टर होता है, एंड a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का प्रेजेंस होता है। उसी तरह से a पावर 4 प्लस b पावर 4 को इन जनरल आपने एज एन आइडेंटिटी तो नहीं किया है, लेकिन a पावर 5 ऑड पावर के लिए यस। तो a पावर n प्लस, अगर यहाँ प्लस साइन है ना, तो यहाँ ऑड पावर के कॉरेस्पॉन्डिंग जब आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो a प्लस बी विल ऑलवेज बी ए फैक्टर ऑफ इट। उसके बाद सेम प्रोसेस, 4th डिग्री है, 1 डिग्री कम हुआ, a पावर 4, बस ऑल्टरनेट साइंस के साथ आपको इन्हें मेंशन करते जाना है, दैट्स इट। ठीक, ये हो गया इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन। लेकिन फिर से बोल रही हूँ, वैलिड कब है, n बी एन ऑड नंबर। बहुत टेस्टिंग होगा इस फैक्टराइजेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 के लिए मैंने लिख लिया। आपने शायद a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को पढ़ा होगा, है ना, याद भी रखा होगा। बट एक पैटर्न आप देखो, ये हमें क्या देता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मतलब इंडिविजुअल नंबर्स का स्क्वायर का सम, प्लस ट्वाइस 2 एट ए टाइम, मतलब a विथ b, a विथ c, a विथ d, a b, a c, a d, दो का कॉम्बिनेशन। ओके, अब b के साथ लेना है, वापस नहीं आना, क्योंकि a b की बात करें या b a की बात करें, a की है, वो हो चुका, आगे जाना है, b विथ c, b विथ d, लाइक दिस, b c, b d, b का काम हो गया, देन c विथ d, दैट्स इट। ये हो गया इसका कंप्लीट एक्सपेंशन। इसका यूज हम आज इट इज तो कम, लेकिन रिवर्स वे में ज्यादा लेंगे। दैट इज, अगर आपके पास एक सेट ऑफ नंबर्स है, जैसे ए बी सी डी ही है, ठीक है, और आपसे कहा जाए सम टेकन 2 एट ए टाइम, सम टेकन 2 एट ए टाइम, क्या आएगा, सम टेकन 2 एट ए टाइम, इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट दिस। ये कैलकुलेट करने के लिए याद रखे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्क्वायर ऑफ द समेशन लेंगे माइनस सम ऑफ देयर स्क्वायर्स लेंगे। ओके, ये है स्क्वायर ऑफ द सम माइनस सम ऑफ द स्क्वायर्स अपॉन 2, क्योंकि यहां पे ट्वाइस ऑफ इट है ना, सो अपॉन 2, इसे आज इट इज याद रख लें। सम टेकन 2 एट ए टाइम इज स्क्वायर ऑफ सम माइनस सम ऑफ स्क्वायर्स अपॉन 2, ठीक है। इसका यूज एक कैटेगरी ऑफ बाइनोमियल सीरीज में भी आप लेंगे, नेचुरल नंबर बेस सीरीज में भी हम इसका यूज लेंगे, ठीक है ना बेटा, याद रखना है। नेक्स्ट बचा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फैक्टर्स क्या है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इस पे कई ज्यादा क्वेश्चन हमें मिलेंगे, वो भी वेराइटी ऑफ डीलिंग में। इसका फैक्टराइजेशन आपने आज इट इज याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान दें इसके रिलेटेड क्या क्या चीज हमारे सामने आ सकती है। फर्स्ट थिंग, ये क्या है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी हर चीज इंपॉर्टेंट है, ओके। हर एक पार्ट पे क्वेश्चंस होंगे। जब कभी भी आपको ये दिखे और आगे इसको आपको सिंप्लीफाई करना है या इसके रिलेटेड कुछ भी आपको आंसर करना है, आप इसे इमीडिएटली इस फॉर्म में प्रेजेंट कर ले, इसे याद ही रख लें। इवन 9th क्लास में एक्सरसाइज में इसको प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है 9th क्लास में एक्सरसाइज में, बट आपको ये आज इट इज याद ही रखना है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और आपसे कहा गया ये कब पॉसिबल है, तो आप ये कहेंगे दिस मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0, यही ना। इसका मतलब वी वांट टू नो दोज एबीसी फॉर विच दिस इज 0, और बच्चा ये 0 बनना मतलब ये 0 होना चाहिए, यस। अब अगर एक सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर से, परफेक्ट स्क्वायर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते है ना, अगर हमें सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स का वैल्यू 0 चाहिए, वो तभी पॉसिबल है जब ईच वन ऑफ देम इज 0। अगर इनमें से कोई भी नॉन जीरो आ जाए ना तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव नंबर को इनमें से कोई भी कैंसिल करके 0 नहीं दे सकता, क्योंकि पॉजिटिव अगर ये 2 है तो दूसरे को -2 बनना होगा इसे कैंसिल करने के लिए, और ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते। तो अगर ये 0 है, ये तभी पॉसिबल है जब ये तीनों के तीनों 0 हो, मतलब a माइनस बी 0, a इज b, b माइनस a 0, b c, c माइनस a 0, c इज a। इसका मतलब a इज इक्वल टू b एंड दैट इज इक्वल टू c। प्लीज रिमेंबर दिस एज इट इज। एक क्वेश्चन भी देती हूँ, लेट्स टेक, आपको कहा गया 16 पावर x, 9 पावर x प्लस 4 पावर x इज इक्वल टू 12 पावर x प्लस 8 पावर x प्लस 6 पावर x। सोल्यूशंस को सॉल्व करना मतलब x की वैल्यूज हमें चाहिए जो इसे सेटिस्फाई कर पाए। तरीके हैं हमारे पास और भी हैं, लेकिन अभी जो हमने पढ़ा है हम उसी का यूज लेके कैसे आंसर करेंगे, लेट्स जस्ट चेक दैट, ठीक है ना। तो बच्चे 16 पावर x इज दैट 4 स्क्वायर x, क्या हम उसे 4 पावर 2x भी लिख सकते हैं, और हम इसे 4 पावर x होल पावर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि a पावर m होल पावर n इज a पावर mn, एंड उसे हम a पावर n होल पावर m भी लिख सकते हैं, है ना। सो बाय दैट ये हो गया 4 पावर x का स्क्वायर, एंड ये है 3 पावर x का स्क्वायर, ये है 2 पावर x का स्क्वायर, ये हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये हमारे लिए आप देखिए 4 पावर x इंटू 3 पावर x, बच्चे क्या आ जाएगा, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है तो कॉमन 12 पावर x इट इज। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है 4 पावर x इंटू 3 पावर x, बच्चा ये है 4 पावर x इंटू 2 पावर x, और ये है 3 पावर x इंटू 2 पावर x। तो आप देखें ए बी बी सी ए सी, है ना। तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ये 0 कब बनेगा, एंड वी आर क्लियर ये 0 बनेगा व्हेन a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। इसका मतलब 4 पावर x, 3 पावर x एंड 2 पावर x तीनों इक्वल होने चाहिए। तो बच्चे एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, ताकि 3 अलग अलग नंबर के उस एक्सपोनेंट के साथ वैल्यूज इक्वल आए, ये तो तभी पॉसिबल है ना जब x का वैल्यू 0 हो। एनी नॉन जीरो वैल्यू पावर 0 उसे 1 बनाता है ना, तो ये वैल्यू कुछ भी वो मैटर नहीं करेगा ना उस केस में। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया आज x इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज आपसे पूछी जाती है, देखना, जैसे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, क्वेश्चन ने कहा है कि ये 0 है, इसका मतलब इसके बारे में बात हो रही है कि ये 0 है, और ये है इसके इक्वल, और ये 0 होना मतलब ये 0 है, और दो फैक्टर के प्रोडक्ट 0 कब बनेगा, जब इंडिविजुअली कोई भी 0 हो जाए। तो आपने इमीडिएटली कहना है ये 0 है, इसका मतलब या तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, या तो ये 0 है और ये 0 होता है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी के लिए। तो इमीडिएट कंक्लूजन देना है, कोई भी टाइम वेस्टिंग वर्क पे नहीं जाना है, ठीक है। क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा हमें मिलेंगी, बस इन्हें आज आइडेंटिटीज यहाँ ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चंस को आप इमीडिएटली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग, इसी को ही मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन ने कहा कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, तो क्लियर है ये वाला टर्म 0 है, ये 0 होना मतलब प्रोडक्ट पूरा 0 हो गया। सो विल दैट इंप्लाई दिस इज 0, ये भी आपने पढ़ा है बेटा 10th में, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। 10th में नहीं 9th में आपने पढ़ा है। अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, दैट विल इंप्लाई दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc।
क्लियर। तो पॉइंट बाय पॉइंट, तो एक एक आइडेंटिटी को जिस ऑर्डर में हमने डिस्कस किया उन्हें आप आज इट इज अपने नोटबुक में लिखें और इन्हें याद रखें बेटा, तभी आप अपने सिलेबस के साथ जस्टिस कर पाओगे। एंड द वे आई एम आस्किंग यू टू डू, अगर आप उस तरह से करते जाते हैं, आई कैन गारंटी you are going to end up getting a very good rank in IIT after 2 years। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो, ठीक है। देन वन लास्ट फैक्टराइजेशन भी देख लें, x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं बेटा। आज इट इज लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। कई बार ये गिवन होता है तो इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख लेना, मल्टीप्लिकेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना, और कई बार इसके फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ती है तो आज इट इज हमने लिखना है इसे। नेक्स्ट थिंग बेटा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये मोर और लेस कर लेते हैं, लेकिन कई बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। बट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये हो सकता है ज्यादातर बच्चों को ना पता हो, और ये हमारा टाइम सेव करता है सिंप्लीफिकेशन रिलेटेड डीलिंग में, तो ध्यान से करेंगे। वो भी इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन से कवर करते हैं, ठीक है। लेट्स टेक I have 180 rupees and I want to divide it among 3 persons ABC in the ratio of 2:3:4। तो इंडिविजुअल पर्सन के पास कितना अमाउंट जाएगा, ठीक है, ओरली आंसर करना है इन्हें। लुक एट ABC टोटल 2 + 3 + 4 कितना हो गया बेटा 9। 9 में से 2 पार्ट्स A के पास जा रहा है, तो 2 आउट ऑफ 9। जैसे आपके स्कूल में कोई एग्जाम होता है तो नीचे टोटल होता है और ऊपर आपका स्कोर लिखा हुआ होता है, वही ना। तो ए का स्कोर यहाँ पे आउट ऑफ टोटल, टोटल मतलब एबीसी को मिला के जो बना, किसमें से ये फ्रैक्शन हमें लेना है, इस अमाउंट में से। सो दिस इज 40 रुपीज गोज टू ए। बी के पास कितना जाएगा 3/9 पार्ट्स ऑफ 180। क्विक कैलकुलेशन जो कि आप ओरली कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकेंड इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। लेट्स टेक आई हैव a by b इज इक्वल टू p by q। तो यहां पे जब हम कहते हैं अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, व्हाट वी मीन इज न्यूमेरेटर में इन दोनों का सम, डिनोमिनेटर में इन दोनों का डिफरेंस, इज इक्वल टू इन दोनों का सम और इन दोनों का डिफरेंस। ये हो गया कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने के बाद जो क्रिएट होता है। तो जब कभी भी आप इस तरह से कोई सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन ने दिया कि दिस इज 1/2, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ x। एक तो तरीका ये होता है कि हम क्रॉस करके x को निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह के सिचुएशन में जहां यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, कंपोनेंडो डिविडेंडो विल सिंप्लीफाई योर रिजल्ट। आप देखो इन दोनों को ऐड कर दो, ये a है ये b है, दोनों का सम 2x, दोनों का डिफरेंस दिस माइनस दिस 2 इज इक्वल टू इसका और इसका सम, इन दोनों का डिफरेंस बचा कितना, फटाफट आपका ये चीज कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो जब कभी भी जिस क्वांटिटी को आप सॉल्व कर रहे हो उसका प्रेजेंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह पे है एंड बाकी कांस्टेंट्स है, तो आप इस प्रोसेस से इसे सॉल्व करें, बेटर रहेगा। वैसे क्रॉस करके करने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन टाइम जहां सेव कर सकते हैं व्हाई नॉट, और कैलकुलेशन जहां हम सेव कर सकते हैं वी मस्ट डू इट। क्लियर। अब बच्चे इसमें कॉन्सेप्ट्स तो बहुत सारे हैं, हम करेंगे आगे, लेकिन अभी हमने स्टार्ट ही किया है। आई डू नॉट वांट टू प्रेशराइज यू बाय गिविंग एवरीथिंग एट वंस व्हिच विल नॉट बी गुड ऑन माय पार्ट एज वेल। तो मैं वो काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी, तो हम इन्हें पार्ट्स में ही करेंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रिज कोर्स, और यू कैन टर्म इट एज बेसिक मैथ्स ऑल्सो। और इनके एक एक चीज मेक श्योर बेटा यू आर थ्रू विथ इट विथ कंप्लीट क्लैरिटी। नेक्स्ट होगा दैट विल बी पार्ट 2, ठीक है। सो वी आर क्लोजिंग दिस हियर।